बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स में से डेफिनेशन हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, वो एक फिगर हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, हाइपरबोला। उस हाइपरबोला के डायग्राम के बीच में से एक फंक्शन हमें मिलता है, ठीक है, उसे हम हाइपरबोलिक फंक्शंस का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें से हमें साइन और कॉस और टेंजेंट वाले जो फंक्शन है ना, हमें वहीं से मिलते हैं तमाम। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ना हाइपरबोलिक फंक्शन में, वो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। सबसे पहले क्या है? साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये अगर साइन हाइपरबोलिक ये लिखा हो ना, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरबोलिक साइन फंक्शंस। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं उसी दरम्यान में यहाँ पे एच जो है ना, वो सिम्बॉल हाइपरबोलिक है। इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 के। वैसे ही ये देखिए यहाँ पे ना एक्सपोनेंट आ रहा है e की पावर। इससे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे ना, तो उससे हाइपरबोलिक फंक्शंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस। कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसको डिफाइंड इस तरह से किया गया हो, ठीक है। इज कॉल्ड cos hyperbolic functions is called cos hyperbolic function. Its domain is the set of real numbers. डोमेन जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। डोमेन और रेंज पे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड बात हो चुकी है। एंड द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द इंटरवल 1 to infinity, ठीक है। जो रेंज होगी वो 1 इंक्लूडेड होगा और 1 से बड़े नंबर्स आते जाएंगे। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसी तरह से जो है ना वो बाकी फोर हाइपरबोलिक फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वहीं से ये निकल आते हैं। जैसे साइन का उलट अगर बात करें, एक और बात कर लेते हैं पहले टेंजेंट की। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो डिफाइंड इस तरह से होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देखिए आप यहाँ पे साइन के हाइपरबोलिक फंक्शन में दोनों एक्सपोनेंशियल्स के दरमियान माइनस है, तो इधर माइनस आ गया। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो वो नीचे वाले cos के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये मैंने डायरेक्ट टेंजेंट का आंसर लिखा है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन ये होता है। वैसे ही आपने अच्छे तरीके से इनको याद रख लेना है, ये हमें क्वेश्चंस में यूज होंगे ये तमाम जो है ना फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक के जो उलट, जैसे साइन के उलट कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। वैसे ही cos की कॉरेस्पॉन्डिंग सीकेंट हाइपरबोलिक x 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये 6 हाइपरबोलिक फंक्शन हैं जो कि आपने इनको अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 11। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 8,
पेज नंबर 22 सॉरी 11, पेज नंबर 11। तो 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है प्रूव द आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को प्रूव करें। कौन कौन सी आइडेंटिटी है? सबसे पहले है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसको प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इसके इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पे पहले साइन हाइपरबोलिक 2x की बात कर लेते हैं। अगर साइन हाइपरबोलिक x हमारे जहन में है कि वो किसके इक्वल होता है, तो हम साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला जो है यहाँ से बनाते हैं। चलिए यही भी मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, जब साइन हाइपरबोलिक 2x आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2x यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से आपने क्या करना है, x की जगह पे 2x आया, मेरा बात करने का मकसद यहाँ पे ये है। तो e की पावर 2x आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि डिनोमिनेटर में अगर इधर 2 है तो इधर 4 आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं। तो मैं सिंपली इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, सॉरी राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करूंगा और इसके इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो चलिए इसकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यूज 2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x का हमें फार्मूला आता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, फिर cos का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला जो है ना, यहाँ पे फार्मूला लगेगा e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर ओवर 2। तो ये देखें, ये आंसर हमारा आ गया इक्वल्स टू। ये देखें यहाँ पे क्या होना है, आप जानते हैं कि e की पावर x का जो स्क्वायर होता है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ऐसे ही है, डिवाइड बाय 2। ये हमारी आ गई। ये हमें पता है किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप बाकी भी 2 क्वेश्चन मजीद कर सकते हैं। इनमें से एक मैं कर रहा हूँ और एक आपने खुद करना है। ठीक है, टेंजेंट का फार्मूला मैंने बता दिया। एक फार्मूला यहाँ से रह गया था, वो मैंने बता सका, वो है कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। तो कोटेंजेंट डेफिनेटली इसके उलट ही होगा। प्लस वाला जो है ना वो एक्सप्रेशन ऊपर आएगा और माइनस वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हमारा कोटेंजेंट हाइपरबोलिक जो है उसका फार्मूला मिल जाएगा हमें। तो हम यही वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड को यूज करके। तो राइट हैंड साइड देखें क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कोटेंजेंट का फार्मूला अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, कोटेंजेंट है e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर माइनस 1।
स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें और साथ ही एलसीएम लें। मैं स्क्वायर्स को बाद में एक्सपेंड करूंगा, मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर जो है ना उसका स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करना। इसको एक्सपेंड किए बगैर भी मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बल्कि बगैर ज्यादा जो है ना वो इजी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये वाला माइनस वाला जो है ना एलसीएम ले जाए तो ये ऊपर आ गया, इसको इस तरह से ना। अब ऊपर वाले जो है ना न्यूमरेटर्स में उनको एक्सपेंड कर लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू e की पावर x e की पावर माइनस x। इस तरह से इसके स्क्वायर को एक्सपेंड किया, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आना था। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट का यूज क्यों किया है आप जानते हैं। ब्रैकेट का यूज इसलिए किया है ताकि ये साइंस अंदर चेंज होंगे, जब साइंस चेंज करेंगे तो फिर अच्छा e की पावर 2x एज इट इज, ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। बेशक इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, प्लस 2 लिख लें। अब ये माइनस e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब ये वाला माइनस जो है ना ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 रह जाएगा। अब ये देखें, ये सारी टर्म ये प्लस वाली माइनस के साथ, ये माइनस वाली प्लस के साथ, डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 एंड 2 जो है वो ऐड होके क्या बना देंगे, 4। तो ये 4 है, 2 का स्क्वायर है 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब ये हमें पता है इसके इक्वल है, ये वाली जो है ना वो किसके इक्वल है, कोसेकेंट। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया था कोसेकेंट का। ठीक है, कोसेकेंट का फार्मूला, तो इस ये कोसेकेंट का फार्मूला हमने यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर में। अब यहाँ पे से हम कह देंगे कि ये तो कोसेकेंट का फार्मूला है और कोसेकेंट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक का स्क्वायर लिखेंगे which is equals to left hand side hence proved। तो ये तीसरा पार्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। हम रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। रिमेनिंग फंक्शंस हैं हमारे पास जो जिनकी डेफिनेशंस रह गई हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। पेज नंबर 8 पे वैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट ऐसा फंक्शन जिसमें जो है ना वो सिंपली आपने इस तरह से फंक्शंस पढ़े ना, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और यही इसकी नोटेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन में इस तरह से हम करेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो, और अगर सेपरेट ना हो तो उनको इजीली सेपरेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y या f ऑफ x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं, तो ये सेपरेटेड फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। याद रखना नेम को, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल y, वो दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकें, क्या कर सकें, इजीली सेपरेट कर सकें, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ऐसे अगर लिखा हुआ ना तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स, इसको लिख देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, इसको हम एफ ऑफ एक्स या वाई कह सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की, किसकी, इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली ऐसा फंक्शन होगा जो मिक्स हो वेरिएबल्स में, उसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिक्स हो आपस में, ठीक है, आसानी से सेपरेट ना हो सके, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस की डेफिनेशन फिर किस तरह से होगी, इस तरह से होगी इम्प्लिसिट फंक्शन की, x एंड y, f of x y equals to 0, ये होगी नोटेशन, ठीक है। मतलब अभी देखें x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से आपको फंक्शन दिया गया तो देखें ये x और y में मिक्स है, हम यहाँ पे x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इसकी नोटेशन भी इसीलिए हमने ये वाली यहाँ पे शो की है, ठीक है। आप इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। इन फंक्शंस को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। ये फंक्शंस जब डेरिवेटिव में आएंगे तो डेरिवेटिव इनके डिफरेंट होंगे दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो वहां से अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होना, लेकिन जब पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड कर रहा हो, बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो पहले से बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की डेफिनेशंस कर ली। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन रह गई है फंक्शंस की, और वो है पैरामीट्रिक फंक्शंस। वो क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो है ना तीसरे वेरिएबल में उनका हमारे पास जो है ना वो आंसर में आए, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट इसकी। फॉर एग्जांपल ये यूनिट सर्कल की हमारे पास ना डेफिनेशन है, ये इक्वेशन है यूनिट सर्कल की, और ये फंक्शन है कोई सा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा जो है ना इसकी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाएं, क्या बनाएं, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो और यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी जो तीसरे वेरिएबल्स में आए लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जैसे r cos थीटा, r sin थीटा, क्लियर है ना, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ये थीटा वेरिएबल में हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे r जो है ना वो फिक्स होता है, एंगल चेंज होता रहता है, एंगल यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। इसे फिर कह सकते हैं f ऑफ थीटा एंड f ऑफ थीटा, मतलब x को आप f ऑफ थीटा में लिख सकें और y को आप f ऑफ थीटा में लिख सकें, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो बुक में ऐसी ही कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि समटाइम एक कर्व जो होती है उसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, वो एक्स एंड वाई
एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कर्व है सर्कल, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसी थर्ड वेरिएबल में। बाद बात हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है या हम करते हैं, तो ऐसे जो है ना वो फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी या y इक्वल्स टू जी ऑफ टी की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये दो x, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ऐसा, और x और y को उन तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। जैसे मैंने भी यहाँ बात की, एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, अब मजीद एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बजाय क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो करो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना दो, जो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो कौन किस फंक्शन की जो ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एक पैराबोला वाला, मैं पहला पार्ट करता हूँ, उसके बाद एक बोलता हूँ। x इक्वल्स टू a t² एंड y इक्वल्स टू 2at। कहता है शो करो कि ये वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट्स y² इक्वल्स टू 4ax। ये है पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसने यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस वन मैंने पैराबोला सेपरेटली लिख दिया है। बेसिकली हमने देखना क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पैराबोला को, ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को नाम देना है। a t² का, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, और y इक्वल्स टू 2at, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। बहुत आसान पार्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बस ध्यान करना है, गौर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बेसिकली अगर इन दोनों इक्वेशंस पे देखो, गौर करो, और इस इक्वेशन पे गौर करो, तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में पैराबोला की इस इक्वेशन में t इन्वॉल्व नहीं है, तो t को एलिमिनेट करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट कर देना है। t को एलिमिनेट करना इस इक्वेशन से ज्यादा आसान है, इस इक्वेशन से, दोनों से ही जो ना हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन से ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, y/2a इक्वल होगा t के। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। इसको मैं 3 कह देता हूँ, फ्रॉम 2 या फ्रॉम 3, सॉरी 3 में से y की वैल्यू या t की वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट कर देनी है, a इंटू वाई ओवर 2a। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ना यहाँ पे a इंटू y² ओवर 4a², a एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा y² ओवर 4a। तो y² इक्वल्स टू 4ax। हमने शो कर दिया कि ये जो इक्वेशंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पैराबोला की इस इक्वेशन को। ठीक है, हमने इन दोनों को यूज किया और प्रूव कर दिया कि अगर इसमें से एलिमिनेट जो है t को एलिमिनेट कर दिया जाए तो y² इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। क्लियर हो गया? तो अभी तक के लिए इतना ही। लास्ट जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है ना वो शॉर्ट है। चले कर लेते हैं, अभी 8-9 मिनट पड़े हैं, जल्दी से इस पार्ट को करते हैं। पार्ट नंबर 3 मैं कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू a सेकंड थीटा,
y इक्वल्स टू बी टेंजेंट थीटा। देखिए इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन का, इसको नाम देंगे सेकंड का। प्रूव क्या करना है जरा ये चेक कर लें। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्रूव करना है कि ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन जो कि है हाइपरबोला की, अभी नाम यूज हुआ, हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे गौर करना है, सिर्फ एक बात, एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने के लिए, एक ही पॉइंट, और वो है कि एक्स ओवर ए है और वाई ओवर बी है। दोनों में ऐसा ही करना है, एक्स ओवर ए कर देना है, इनको लेट और वाई ओवर बी कर देना है। देखिए कैसे करते हैं, इसको एक को इधर ला के डिवाइड कर दें, वाई ओवर बी इक्वल्स टू टेंजेंट, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3, इसको कह लें 4। ठीक है, अब ये वाला काम, ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। स्क्वायर्स हैं और दरम्यान में माइनस है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर्स लें। क्या करें, स्क्वायर्स, स्क्वायरिंग, एंड पहली बात है स्क्वायरिंग करनी है दोनों की, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 इक्वेशन में से 4 को, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब चलिए आप फर्स्ट ईयर के आई थिंक जी 9th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमने कर दिया है प्रूफ। Hence proved कि ये दोनों जो गिवन इक्वेशंस हैं ये इस हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पिक कर लिया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं।